राम राम दोस्तों। आज हम हिंदी के बारे में जानेंगे। हिंदी भाषा के का विकास क्रम क्या रहा हुआ है। तो हिंदी का क्रम हम आर्यों के समय से जानते हैं। आर्य यूरोपीय क्षेत्र से भारत में आए, पंजाब से होते हुए भारत में प्रवेश किए 1500 ईसा पूर्व में। तो आर्य अपने साथ आर्यों वाली भाषा लाए और उन्होंने उसमें वेद लिखे। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व में उन्होंने आर्यों की भाषा में वेद लिखे। महर्षि पाणिनि ने 1000 ईसा पूर्व में महर्षि पाणिनि आए और जिस भाषा में आर्यों ने वेद लिखे थे उस भाषा को महर्षि पाणिनि ने संस्कृत किया और संस्कृत होने के कारण उस भाषा का नाम वैदिक संस्कृत पड़ा। वैदिक संस्कृत, अब संस्कृत का अर्थ है व्याकरणबद्ध किया। अब कोई भी भाषा व्याकरणबद्ध होने के साथ साथ कठिन हो जाती है। और उस भाषा को बोलचाल की भाषा के लिए उपयोग करने में हमें कठिन लगने लगती है। व्याकरणबद्ध का मतलब है कि कोई भी भाषा, मतलब जैसे कि हम साधारण तरीके से समझें कि एक वाक्य है कि मैं घर जा रहा हूँ। ये एक तरीके से व्याकरणबद्ध वाक्य है। इसको हम अगर क्रमबद्ध ना कहें मैं जा रहा हूँ घर जा रहा हूँ मैं, तो ये कोई तरीका नहीं हुआ। तो इसको क्रमबद्ध तरीके से बोलने का क्रम महर्षि पाणिनि ने बताया, व्याकरणबद्ध किया, उसको बोलते हैं संस्कृत किया। और जो इसीलिए इसके आधार पर जिसमें वेद लिखे गए थे वो वैदिक संस्कृत हुई। और वैदिक संस्कृत उसको, और जो व्याकरणबद्ध करने की वजह से वो बोलचाल के लिए कठिन हो गई है। कोई भी भाषा को जब हम व्याकरणबद्ध कर देते तो बोलचाल की भाषा में वो कठिन हो जाती है। तो फिर जो सामान्य बोलचाल में जो भाषा आई वो लौकिक संस्कृत, तो उसको 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक हमारे क्षेत्र में लौकिक संस्कृत रही। लौकिक संस्कृत को जब उसको व्याकरणबद्ध कर दिया गया तो वो भी बोलचाल में कठिनाइयाँ महसूस होने लगी। तो फिर उससे जो नई भाषा ने जन्म लिया वो होती है पाली भाषा। पाली में महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए हैं और इसको 500 ईसा पूर्व से एक ईसवी तक ये बोलचाल में रही है। और 1 ईसवी के बाद इसको जब व्याकरणबद्ध कर दिया गया तो ये बोलचाल में कठिन हो गई। तो इससे फिर नई भाषा निकल के आई प्राकृत, जिसमें महावीर स्वामी ने उपदेश दिए हैं। और ये भाषा प्राकृत भाषा 1 ईसवी से 500 ईसवी तक प्राकृत भाषा चली। अब प्राकृत भाषा जब व्याकरणबद्ध कर दी गई तो ये भी बोलचाल में कठिन हो गई। तो फिर इससे निकल के एक नई भाषा ने जन्म लिया जो है अपभ्रंश। अपभ्रंश 500 ईसवी से 1000 ईसवी तक अपभ्रंश भाषा चली। अपभ्रंश को भी जब संस्कृत या व्याकरणबद्ध कर दिया गया तो ये भी बोलचाल में कठिन हो गई। तो इससे एक नई भाषा ने जन्म लिया, वो है अवहट्ट। अवहट्ट से फिर पुरानी हिंदी से फिर हिंदी का वर्तमान स्वरूप सामने आया। अवहट्ट को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने नाम के द्वारा नामकरण करके पुरानी हिंदी किया गया। और 800 ईसवी से 1000 ईसवी तक हिंदी पुरानी हिंदी का माना जाता है। और फिर आधुनिक हिंदी 1000 ईसवी के बाद तक आधुनिक हिंदी मानी जाती है। अब अपभ्रंश से हिंदी का विकास कैसे हुआ। अपभ्रंश जो है उससे हिंदी का विकास किस तरीके से हुआ है हम ये जानेंगे। अपभ्रंश के बाद जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय जगह के हिसाब से अपभ्रंश मतलब होता है टूटना या टुकड़े। तो हिंदी के किस प्रकार से टुकड़े हुए हैं वो हम जानते हैं। हिंदी के टुकड़े हुए 6: सौरसैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। सौरसैनी अपभ्रंश महाराज सूरसेन, जो मथुरा प्रदेश हुआ करता था, वहाँ के महाराज थे सूरसेन, उनके नाम के आधार पर सौरसैनी अपभ्रंश हुई, जिससे पश्चिमी हिंदी, गुजराती हिंदी, राजस्थानी हिंदियों ने जन्म लिया। और ये मथुरा, आगरा और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात इस क्षेत्र में व्याप्त थी। इसके बाद जो मागधी अपभ्रंश थी, मागधी मतलब मगध से हम समझते हैं बिहार। मागधी अपभ्रंश बिहार में रही तो इसको बिहारी हिंदी के नाम से जाना गया। अब जो अर्धमागधी थी, अर्धमागधी अपभ्रंश जो है बिहार से लगा हुआ यूपी का पूर्वी भाग, बिहार से पूर्वी भाग जो यूपी का है वो अर्धमागधी हिस्सा था। इस तरफ हो गया सौरसैनी, इधर हो गया बिहारी। इसके बीच में जो अर्धमागधी हिस्सा था वो हो गया यूपी का जो पूर्वी भाग था, उसमें पूर्वी हिंदी के नाम से जाना गया, क्योंकि यूपी का पूर्वी भाग था इसलिए पूर्वी हिंदी के नाम से जाना गया। अब इसके बाद अपभ्रंश है खस अपभ्रंश।
खस अपभ्रंश पहाड़ी क्षेत्र में व्याप्त है, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, भारत के नक्शे में जो ऊपर वाला क्षेत्र रहता है जम्मू कश्मीर वाला, उसमें खस अपभ्रंश रही। ब्राचड़ अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश वहीं खस अपभ्रंश के नीचे सिंधी, लहंदा, पंजाबी इन टुकड़ों में या इन बोलियों के आधार पर बढ़ गई। इसमें ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा, लहंदा और पंजाबी भाषा ने जन्म लिया। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से सीधा सीधा मतलब है मराठी भाषा। जो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में भाषा रही वो रही मराठी अपभ्रंश। अब हम इसके आगे जानेंगे सौरसेनी। सौरसेनी अभी हमने जाना था अपभ्रंश के टुकड़े। अब जो टुकड़े हैं उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश को भी दो भागों में डिवाइड किया गया, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी। गुजराती हिंदी में गुजराती भाषा बोली गई, पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ, पश्चिमी हिंदी में कुछ बोलियाँ रही हैं क्षेत्रों के हिसाब से। तो उसमें बोलियाँ कौन कौन सी रही हैं? पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ खड़ी बोली, सौरसेनी जिसको सौरसेनी बोल सकते हैं, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेलखंडी। और राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, राजस्थान के पश्चिमी भाग में, जयपुरी या डुढारी राजस्थान के पूर्वी भाग में, मेवाती राजस्थान के उत्तरी भाग में और मालवी राजस्थान के दक्षिणी भाग में। अब इसके बाद दूसरा अपभ्रंश था मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश हिंदी, बिहारी हिंदी इसको बोल सकते हैं। मागधी मगध मतलब मगध का अर्थ है बिहार से, तो मागधी हिंदी बिहार में बोली जाती है। तो उसको भी इस 3 बोलियों में विभाजित किया गया है। मागधी हिंदी में 3 बोलियाँ थीं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। राजा भोज की जो नगरी थी भोजपुर, उसके नाम से भोजपुरी हुई, मगध के नाम से मगही हुई, और मैथिली जो मिथिलेशी जिनको हम सीता जी के नाम से जिसको बोलते हैं, तो उस क्षेत्र में मैथिली भाषा व्याप्त रही। अर्धमागधी, अर्धमागधी जैसे अभी हमने बोला था कि पूर्वी हिंदी मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में अर्धमागधी भाषा व्याप्त रही, बोली व्याप्त रही। तो इसमें जो विभिन्न बोलियां हैं पूर्वी हिंदी में अर्धमागधी अपभ्रंश में, तो वो कौन सी हैं? आधा मगध, आधा मगध मतलब उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आधा मगध रहता था, तो इसमें है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। 3 बोलियां इसमें व्याप्त हैं, अवध, बघेलखंड, छत्तीसगढ़ी। ये तीनों भाषाएं बोलियां अर्धमागधी के अंदर हैं। खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश में, खस अपभ्रंश हमने बताया था जम्मू कश्मीर वाले ऊपरी इलाके में था, तो पहाड़ी हिंदी जिसको बोल सकते हैं, तो वहाँ पे कुमायूनी और गढ़वाली ये 2 बोलियां इसमें खस हिंदी में हैं, खस अपभ्रंश में हैं। ब्राचड़ अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश हमने पहले ही बता चुके हैं, सिंधी, लहंदा, पंजाबी ये बोलियां हैं। और महाराष्ट्र में मराठ है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में मराठी भाषा है। इसके बाद हम जानेंगे भाषा का परिवार। हिंदी किस भाषा परिवार से संबंध रखती है, इसके बारे में हम जानेंगे। विश्व की संपूर्ण भाषाओं को अलग अलग भाषा में बांटा गया है। विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं उनको सबको अपने अलग अलग भाषाओं में बांटा गया है या परिवार में बांटा गया है। इसी प्रकार भारत में हिंदी बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा है। भारत में 4 भाषा परिवार हैं, परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। किसी भी भाषा का एक परिवार होता है जिससे वो संबंध रखती है। तो हिंदी भाषा भारत में 4 भाषाएं व्याप्त हैं, जिसमें से हिंदी जो है वो बहुरूपीय भाषा का बहुरूपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। 4 भाषा परिवार कौन कौन से हैं? बहुरूपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और चीनी तिब्बती भाषा परिवार। भाषा परिवार, भाषा क्या होती है? जिसका क्षेत्र व्याप्त हो, तथा बोलने वालों की संख्या अधिक हो। हम साधारण तरीके से समझें कि क्षेत्र किसी विशेष स्थान विशेष में नहीं ना बोलने के विपरीत ये एक इसका क्षेत्र बड़ा हो, व्यापक मतलब बड़ा हो, और बोलने वालों की संख्या अधिक हो, तो उसको हम भाषा कहेंगे। अब इसके विपरीत में है बोली, जिसका क्षेत्र भाषा की अपेक्षा सीमित तथा बोलने वालों की संख्या कम हो, तो बोली हो जाएगी। और बोली अगर अपना क्षेत्र बढ़ा लेगी और उसके बोलने वालों की संख्या अधिक हो जाएगी, तो वो भी भाषा का रूप भविष्य में ले सकती है। एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं, क्योंकि भाषा जो है उसका क्षेत्र बड़ा है और उसके अंतर्गत छोटे छोटे क्षेत्रों में जो अलग अलग बोलियां होती हैं, तो एक भाषा में कई सारी बोलियां हो सकती हैं। बोली विकसित होकर भाषा का रूप धारण कर लेती है। जैसा हमने अभी बताया था कि बोली अगर अपना क्षेत्र बढ़ाती है और बोलने वालों की संख्या अधिक हो जाती है, तो बोली कभी भी भाषा का रूप ले सकती है। अब बोलियों का क्षेत्र क्या है? बोलियों के क्षेत्र में हमने पहले देखते हैं सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश में हमने बताया था खड़ी बोली थी, ब्रज भाषा थी, अवधी थी, भोजपुरी थी। तो अब हम इनमें पढ़ेंगे खड़ी बोली। खड़ी बोली को वर्नाकुलर, इसका उपनाम है वर्नाकुलर या हिंदुस्तानी या सर हिंदी
खड़ी बोली के उपनाम है ये, वर्नाकुलर हिंदुस्तानी या सर हिंदी इसको हम बोलते हैं। खड़ी बोली का क्षेत्र क्या रहता है? खड़ी बोली मेरठ के आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। ये बिजनौर, जैसे हम आपको इसके माध्यम से समझाते हैं। पहले आप नाम सुन लें, फिर हम इसके नक्शे के माध्यम से, मैप के माध्यम से आपको समझाएंगे। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, देहरादून, अम्बाला, नोएडा, गाज़ियाबाद। यह सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी मतलब उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, उस हिंदी की बोली है खड़ी बोली। खड़ी बोली का हम आपको क्षेत्र समझाते हैं। अब हम आपको नक्शे के माध्यम से समझाते हैं। मेरठ जो इसका केंद्र रहा है खड़ी बोली का, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, अमरोख, मुरादाबाद, संबलपुर, गाज़ियाबाद, नोएडा लगभग और देहरादून, इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का ये पश्चिमी क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का मैप हम आपको समझाते हैं, दिखाते हैं। इस प्रकार से ये उत्तर प्रदेश का नक्शा है। इसका ये जो पूर्वी हिस्सा है ये वाला, और ये जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी हिस्से के इस क्षेत्र में लगभग इस क्षेत्र में खड़ी बोली बोली जाती है। इधर से मुरादाबाद, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोह, संभल, और ये गाज़ियाबाद, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, ये वाला क्षेत्र जो है पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली का क्षेत्र माना जाए। इसके बाद इसी क्रम में हम आगे बढ़ें तो ब्रजभाषा। ब्रजभाषा जो है, जो भी ये बोली है, इसका क्षेत्र मथुरा, आगरा का पूर्वी भाग, आगरे का पूर्वी भाग, अलीगढ़, मैनपुरी, ग्वालियर का पश्चिमी भाग, बदायूं, बरेली, धौलपुर, बुलंदशहर, एटा, ये क्षेत्र जो ब्रजभाषा का है, ये ब्रजभाषा का क्षेत्र रहा है। भक्तिकाल रीतिकाल में लगभग 80% साहित्य ब्रजभाषा से मिलता है, और सर्वाधिक कृष्ण साहित्य ब्रजभाषा में लिखा गया है। ब्रजभाषा ओक्रांत होती है, ओकार बहुला जिसको हम बोल सकते हैं। ब्रजभाषा के जो कवि रहे हैं, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास, ये ब्रजभाषा के ये कवि रहे हैं, और ब्रजभाषा का ये क्षेत्र है। अब ब्रजभाषा का क्षेत्र हम आपको नक्शे के माध्यम से समझाते हैं। हाँ, जैसा कि हमने बताया कि मथुरा, आगरे का पूर्वी भाग, अलीगढ़, मैनपुरी, ये रहा मैनपुरी, और ये बदायूं, और बुलंदशहर, और ये धौलपुर, ग्वालियर का पश्चिमी भाग ये वाला, ग्वालियर का पश्चिमी भाग ये वाला क्षेत्र, और एटा ये रहा। मतलब लगभग ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में ब्रजभाषा का वर्चस्व रहा है। अब इसके बाद अगली जो बोली है उसकी तरफ हम आपको लेके चलते हैं। तो अभी हम थे यहाँ पे ये वाले मथुरा वाले हिस्से में। अब इससे हम और मध्य वाले उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में चलेंगे अगर, तो इधर ये जो है केंद्र है लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, और फैजाबाद, और ये प्रतापगढ़, प्रयाग, संत कबीर नगर, लखीमपुर खीरी, ये सीतापुर, लगभग फतेहपुर, इस क्षेत्र में लगभग इस इतने क्षेत्र में अवधी बोली जो है बोली जाती थी। हम भोजपुरी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ से जौनपुर, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाज़ीपुर, इस क्षेत्र में लगभग उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में जो बिहार का ये यहाँ से बिहार राज्य लगा हुआ है, तो बिहार का जो पश्चिमी क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में लगभग हमारे ये भोजपुरी भाषा बोली जाती थी। और ये भोजपुरी के कवि भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। भोजपुरी भारत के बाहर बोली जाने वाली सबसे बड़ी बोली है। अब इसी के साथ साथ हम बता देंगे हिंदी की उत्पत्ति हुई कहाँ से है। वैसे हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी कैसे पड़ा है? तो सिंधु नदी को ईरानी हिंदू कहते थे। ईरानी मतलब सिंधु नदी जब भारत में प्रवेश करते हैं, यूरोपीय क्षेत्र से आते हैं, तो सिंधु नदी बीच में पड़ती है। तो सिंधु नदी के इस तरफ आने के कारण, सिंधु नदी उन्हें पहले मिलती थी, तो सिंधु नदी के नाम से हिंदुस्तान को जाना जाता था। सिंधु नदी की वजह से पहले हिंदुस्तान को सिंध कहते थे, फिर सिंध से सिंधु नदी को हिंद कहते थे, फिर हिंद से हिंदू, ऊ का लोप हो गया तो हिंद हो गया। फिर फारसी ई प्रत्यय लगाकर इसे हिंदी बना दिए, तो सिंधु से हिंदू, ऊ का लोप हुआ तो हिंद हुआ। फिर हिंदी में ई प्रत्यय लगाकर
हिंदी बन गई। तो फिर जिसको आज भारत के 76% भाग में हिंदी भाषा को बोला जाता है। ये तो था हिंदी भाषा का एक साधारण परिचय। इसके आगे हम हिंदी भाषा के बारे में, हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति क्या है, हिंदी भाषा को कब से स्टार्ट हुई है, और हिंदी से जो जितने भी चीज़ें हैं हिंदी के बारे में, उनको हम और विस्तृत रूप में जानेंगे। आइए अब जानते हैं हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति। मतलब जो हमारा संविधान है भारत का, उसमें हिंदी भाषा की स्थिति कहाँ है। संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी एवं अन्य प्रादेशिक भाषाओं से संबद्ध प्रावधान है। हिंदी के साथ साथ जो अन्य भाषाएं हैं, प्रादेशिक भाषाएं हैं, उसका संबंध संविधान की 8वीं अनुसूची में है। और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, हिंदी में 2 मात्राएं हैं, ही में 2 मात्राएं हैं, दा में 2 मात्राएं हैं, भाषा भा में 2 मात्राएं, सा में 2 मात्राएं, तो चारों मात्राएं मिलके 2 2 4 2 6 2 8। तो ऐसे हम जान सकते हैं कि 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा के बारे में जानकारी है। तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 प्रादेशिक भाषाओं की चर्चा है। और जब संविधान बना था उस समय मात्र 14 भाषाएं संविधान में सम्मिलित थीं। उसके बाद सिंधी भाषा को संविधान में सम्मिलित किया गया, और इसी क्रम में आज 22 भाषाएं संविधान में हैं। संविधान में आरंभ में अंगीकृत करने के समय कुल 14 भाषाओं का वर्णन था, यही जैसे हमने अभी आपको बताया। अब 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, तो 14 + 1 15 हो गई हैं, ठीक है। फिर 21वें संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाओं को और जोड़ा गया, कोंकणी मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया, जिसके साथ ही 15 और 3 भाषाएं और, तो 18 भाषाएं हो गई। इसके बाद 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषाओं को और जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। तो ये इस प्रकार चार भाषाएं और मिलके कुल 22 भाषाएं संविधान में हो गई। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट मतलब 343 का को लागू माना गया। संविधान कुछ चीज़ें ऐसी हैं, संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसके आखिरी हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 में इस पर आखिरी हस्ताक्षर हो गया। 26 जनवरी संविधान को लागू कर दिया गया था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी थीं जो संविधान बनने के साथ ही लागू हो गई थीं, या कई समय पहले ही संविधान लागू होने से पहले ही कुछ चीज़ें लागू मान ली गई थी। तो ऐसे ही 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 का को लागू मान लिया गया था। अनुच्छेद 343 का के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है इसी उपलक्ष्य में, क्योंकि 14 सितंबर को ही हमने हिंदी को अपना लिया था, इसीलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया था। राजभाषा से हम क्या समझते हैं? राजभाषा मतलब राजकाज की भाषा, मतलब सरकारी कामकाज की भाषा जो थी, इसको हम राजभाषा कहते हैं। क्योंकि भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी है जो कि राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। राजभाषा से हमने अब अर्थ आपको समझा ही दिया है कि राजभाषा से मतलब है राजकाज की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा। अनुच्छेद 343 का में ये कहा गया था कि हिंदी राजभाषा है, लेकिन उसके तत्पश्चात तुरंत से ही अनुच्छेद 343 खा में कह दिया गया कि हिंदी को 26 जनवरी 1950 से राजभाषा का दर्जा प्रदान ना होगा। यह मैं एक लॉलीपॉप के जैसे दे दिया गया कि पहले में दे दिया गया कि हिंदी राजभाषा है, फिर उसके तुरंत बाद 343 खा बनाया गया, जिसमें ये लिख दिया गया कि हिंदी राजभाषा का दर्जा उसको प्राप्त नहीं होगा, बल्कि अगले 15 वर्ष तक अंग्रेजी को ही राजकाज की भाषा रहने दिया जाएगा। आगे की स्थिति सरकार तय करेगी। 1950 में संविधान लागू हुआ, उससे 15 वर्ष आगे तक मतलब 1965 तक अंग्रेजी भाषा ही राजकाज की भाषा रहेगी। तो ये एक नाम के लिए हमारी हिंदी राजभाषा है। संविधान लागू होते ही अंग्रेजी को राजभाषा की भाषा कर दिया गया था। 15 वर्ष बाद इसकी स्थिति सरकार को तय करनी थी, लेकिन हुआ क्या? अनुच्छेद 343 गा थर्ड, अनुच्छेद 343 थर्ड या गा के अनुसार अंग्रेजी को अनंत काल तक के लिए राजकाज की भाषा बनाए रखा जा सकता है।
तो मतलब एक हिंदी को सिर्फ नाम देकर बाकी सारा काम अंग्रेजी पे छोड़ दिया गया। हिंदी को सिर्फ राजकाज की भाषा 1949 14 सितंबर 1949 में दिखा के तुरंत खा में उसको बदल दिया गया और अंग्रेजी को राजकाज की भाषा बना दिया गया। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग के गठन की चर्चा की गई, जिसके अनुसार ये कहा गया कि हिंदी के प्रचार प्रसार की रणनीति के लिए सरकार कार्य करे। अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष बाद राजभाषा आयोग का गठन करेगा और संसद की समिति प्रत्येक 10 वर्ष बाद ऐसा आयोग गठित करेगी। इसका सीधा सीधा मतलब है 344 का अनुच्छेद 344 में ये कहा गया कि राष्ट्रपति जी जो हमारे हैं 5 वर्ष बाद प्रत्येक 5 वर्ष बाद आयोग का गठन करेंगे, जिससे संसद की समिति बैठक बुलाएंगे, जिसके हिसाब पे भाषा को हिंदी भाषा के बारे में आयोग गठन करेंगे। तो 10 वर्ष बाद संसद की समिति प्रत्येक 10 वर्ष बाद ऐसा आयोग गठित करेगी। प्रत्येक 10 वर्ष बाद अर्थात 1950 और प्लस 5 1955 में राष्ट्रपति के द्वारा भाषा आयोग का गठन किया जाना था। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया 1955 में, जिसके अध्यक्ष BG खेर थे। इनके सुझाव थे माध्यमिक स्तर पर हिंदी अनिवार्य की जाए, तो ये तो इनकी बात मान ली गई, लेकिन न्यायालय की भाषा हिंदी हो, ये इनकी बात स्वीकार नहीं की गई। अगर ये बात स्वीकार हो जाती तो आज जो कोर्ट से आदेश आता है अंग्रेजी वाला, तो हम जो साधारण लोग रहते हैं तो फिर उनको जानकारों की आवश्यकता होती है। उस कोर्ट के आदेश को किसी विशेष व्यक्ति के पास लेके जाके उसको जानकारी चाहिए होती है। लेकिन अगर हिंदी को न्यायालय की भाषा बना दिया गया होता है इनके सुझाव के अनुसार, BG खेर के अनुसार, तो आज हम भी कोर्ट की भाषा को समझ सकते, नॉर्मल व्यक्ति आराम से उसको समझ पाता। अब इसकी बात आती है व्याकरण को हम अगली क्लास में समझते हैं। उम्मीद है आपको ये हमारी हिंदी की भाषा समझ में आई होगी, एक क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।